नमस्कार, मैं हूं अनुपम मिश्रा। महाबहस में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के पद खाली हैं या नहीं, ये एक सवाल है, लेकिन दो जवाब हैं। अब कौन सा जवाब सही, कौन सा गलत, ये अपने आप में एक उलझा हुआ सवाल बन गया है। मानव संसाधन मंत्रालय की माने तो उत्तर प्रदेश में 2 लाख से ज्यादा मास्टर साहब की जरूरत है। वहीं राज्य सरकार कह रही है कि यहां तो पहले से ही हाउसफुल है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर इन तमाम परतों को समझने की कोशिश करेंगे। ये गम, ये गुस्सा, ये नाराजगी की नारेबाजी और ये हंगामा यूं ही तो नहीं बरपा है सूबे की सड़कों पर। संग्राम के इस समर में कहीं नई भर्ती का सवाल है तो कहीं नौकरी जाने का बवाल है। और इन तमाम सवालों पर सूबे के बेसिक शिक्षा मंत्री का जवाब ये कि लगभग 65,000 शिक्षक सरकारी स्कूलों में सरप्लस हैं, लिहाजा नई भर्ती का भरोसा नहीं दे सकते। अभी जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, सरकार उस फैसले पर आगे बढ़ेगी, लेकिन फिलहाल शिक्षा मित्रों के प्रति सरकार बहुत ही संवेदनशील है। फिलहाल किसी भी शिक्षा मित्र को अभी नौकरी से बाहर निकाला नहीं जा रहा। लेकिन अगर मानव संसाधन विकास मंत्रालय की माने तो सरप्लस का ये शिगुफा अर्ध सत्य है और पूर्ण सत्य ये कि कान में तेल डालकर कुंभकर्णी नींद में उत्तर प्रदेश का सरकारी सिस्टम, जो बार बार जगाने के बाद भी कोई उत्तर नहीं देता। लोकसभा में पेश अपनी रिपोर्ट में मानव संसाधन मंत्रालय ने कहा है कि 31 मार्च 2017 की स्थिति में देश के जिन राज्यों में शिक्षकों के सबसे ज्यादा पद खाली हैं, उनमें उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है, जहां शिक्षकों के 2,24,000 पद खाली हैं। इतना ही नहीं, मंत्रालय ने 2 टूक कहा कि आरटीआई अधिनियम के तहत स्कूलों में केंद्र अपनी ओर से राज्यों को वित्तीय सहायता भी देता है, लेकिन फिर भी शिक्षकों की ये कमी बनी हुई है। इसकी मुख्य वजह राज्य की अरुचि है। इसका असर पूरी शिक्षा व्यवस्था को बिगाड़ रहा है। बहरहाल, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि शिक्षकों की कमी के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। केंद्र सरकार तो केवल एक कड़ी के रूप में काम करती है। अब किसकी खता कहें और किसको खुदा कहें। एक तरफ विधानसभा में शिक्षकों की कमी पर बेसिक शिक्षा मंत्री का सरप्लस का जवाब, दूसरी ओर लोकसभा में एचआरडी की रिपोर्ट कह रही है कि सूबे में शिक्षकों का अकाल है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर सच क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट। कुछ तुम कहो तो कुछ हम कहेंगे, लेकिन आखिर सच क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर शिक्षा व्यवस्था उत्तर प्रदेश की किस तरीके की, और शिक्षा मित्र जिस तरीके से सड़क पर उतरे, और उसके बाद सरप्लस, और उसके बाद मानव संसाधन की रिपोर्ट, इन सब मसलों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास पैनल है, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं, साथ ही साथ बीजेपी के प्रवक्ता शिलमणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, गाजी इमाम आला हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ आपको बताएं कि जूही सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं समाजवादी पार्टी से, राघवेंद्र प्रताप सिंह जी हमारे साथ इस चर्चा में बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ ही साथ हिमांशु राणा वो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। अमिताभ जी, सवाल कई खड़े हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जितने पेच इस पूरे मामले में निकलकर सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं खामियाजा आम व्यक्ति को भुगतना पड़ रहा है, शिक्षा मित्र को भुगतना पड़ रहा है, या उत्तर प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल अनुपम, ये विषय हम बहुत पीड़ा के साथ लाए। ये तो एक अचानक बात आ गई कि कल लोकसभा में एक दस्तावेज रखा सरकार ने, जिसने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2.25 लाख प्राइमरी स्कूल्स में, सरकारी स्कूल्स में टीचर्स के पद खाली हैं। मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में बेसिक की अनुपमा जायसवाल, वो कह रही यहां तो जरूरत से ज्यादा है। हम तो अभी तक यही सुनते आए कि टीचर कम है, ये धन भला हो अनुपमा जी का, वो ज्ञान पहली बार लाई सार्वजनिक तौर पर, उन्होंने सरप्लस बता दिया। लेकिन इससे हटके मेरे मन में जो पीड़ा थी वो पीड़ा ये थी
दो चीजें हैं। सरकार लोक कल्याणकारी शासन व्यवस्था में कैसे काम करने चाहिए, उससे जुड़े दो मुद्दे हैं। एक तरफ ये तमाम लोग हैं, बीटीसी है, बीएड है, टीटी है, ये तमाम लोग, बीपीएड वाले लोग भी निराश हैं, उनकी अपनी समस्याएं, एक तरफ ये, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने 10 साल 15 साल 20 साल स्कूलों में खपा दिए। शिक्षा मित्र, अदालत ने जो कहा सिर माथे, लेकिन फिर भी ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है, शासन तंत्र की बनती है कि उन लाखों लोगों के लिए वो अपने आप नहीं आए। ये सिलसिला कल्याण सिंह जी के समय में शुरू हुआ था। आपने शिक्षा मित्र अगर बनाए तो अब जिन लोगों ने 10 साल 15 साल 20 साल जीवन के होम कर दिए, उनके लिए कोई रास्ता निकले सम्मानजनक। मुझे अच्छा लगा आज जब मैंने देखा शाम को कि योगी आदित्यनाथ जी ने खुद पहल की और एक तात्कालिक तौर पर एक राहत मिली है आंदोलन को लेकर। लेकिन ये विचित्रता आई कैसे? बेसिक की स्कूल उठाकर देख लीजिए अनुपम जी, माध्यमिक स्कूल उठाकर देख लीजिए। अभी मैं देख रहा था एक डाटा, 5000 प्रिंसिपल्स के पद खाली है माध्यमिक में, 5000। अमिताभ जी, और ये भी बात है कि अगर इतना ही सब कुछ बेहतर चल रहा है तो अधिकारी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते हैं? नहीं अनुपम जी, इस पर तो कोर्ट का आदेश आया फिर भी नहीं माने। अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड बिना चेयरमैन के चल रहा है। यह हो क्या रहा है? राइट फ्रॉम डिग्री कॉलेज टू प्राइमरी स्कूल, कहीं कोई चीज मुझे ऑर्डर में दिखी नहीं रही। हर तरह का नौजवान सड़क पर क्यों है? लाख टके का सवाल ये। बीटीसी वाला सड़क पर, बीपीएड वाला सड़क पर, बीएड वाला सड़क पर, टीटी वाला सड़क पर, हमारे भाई शिक्षा मित्र वाले लोग सड़क पर। कोई तो वजह होगी, वो वजह क्या है? पूरा उत्तर प्रदेश का नौजवान सड़क पर क्यों? ये एक बड़ा सवाल है। शलभ मणि जी, हर तरह का प्रतियोगी परीक्षा पास करने वाला और शिक्षा मित्र, ये सारे लोग सड़क पर हैं। तर्क सबके अलग अलग हैं, लेकिन पीड़ा एक ही है। नहीं, देखिए, जहाँ तक शिक्षा मित्रों का मसला है, अमिताभ जी, आपको भी पता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, कानून के लिहाज से उसकी समीक्षा की जा रही है। खुद माननीय मुख्यमंत्री जी आज 4 घंटे तक लगातार उन्होंने बैठक की है। इस पूरे मुद्दे को लेकर हम संवेदनशील हैं। एक तरफ हमारे सामने माननीय कोर्ट का आदेश है, तो दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनका जिक्र आप कर रहे हैं। उनकी पीड़ा सिर्फ आपको नहीं, हम सबको भी है कि बहुत साल उन्होंने खपाए हैं अपने विद्यालयों में, बहुत साल अपने जीवन के दिए हैं उन्होंने। लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट बिल्कुल इंस्ट्रक्शन दिया है, क्लियर कट ऑर्डर किया है, उसमें कैसे हम उनके लिए कोई रास्ता निकाल सकते हैं, कैसे हम उनकी मदद कर सकते हैं, उनको लेकर सहानुभूति है। अगर आप सुन रहे होंगे तो जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि नहीं, अभी हम फिलहाल किसी को हटाने नहीं जा रहे हैं। लेकिन एक तरफ हमारे साथ अगर शिक्षा मित्रों के प्रति हमारी सहानुभूति है, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर भी है जिसमें यह कहा गया कि नहीं, हम इनको नहीं रख सकते। ऐसे में यही वजह है कि मुख्यमंत्री जी 4 घंटे तक बैठे हैं। 4 घंटे बैठने के बाद इन्होंने अपना आंदोलन वापस लिया है। शलभ जी, ये उस शिक्षा का तंत्र कितना अच्छा है, इसका एक नमूना देता हूं। केंद्र सरकार को जो रिपोर्ट भेजी जाती है वो भी राज्य ही भेजता है। 2,24,000 अध्यापक के पद रिक्त हैं बेसिक शिक्षा में उत्तर प्रदेश में। यह सूचना केंद्र सरकार ने लोकसभा के पटल पर रखी प्रामाणिकता के साथ। फिर अनुपमा जायसवाल जी को कौन सा आंकड़ा मिला जो उन्होंने ऐलान किया तत्काल प्रभाव से कि 65,000 मास्टर ज्यादा है, इनको भी हटाना है। किसकी बात सही मानूं? दिल्ली सच बोल रही है, लखनऊ? आपको बताता हूं। देखिए, ऐसा है कि जी अमिताभ जी, इसमें आपको समझना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूं, उसमें अनुपमा जी कोई बात अपने हवाले से नहीं कर रही हैं, जो आंकड़े उनके हवाले पे कर रही हैं। जो रिपोर्ट गई है, आपने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया, अपनी खबर में भी दिखाया कि मार्च 2017 में जो रिपोर्ट यहां से भेजी गई उत्तर प्रदेश से, उसमें यह कहा गया कि शिक्षकों की कमी है। अब जब
सरकार आई है, सरकार ने नए सिरे से व्यवस्था बदली है। आपको पता है बहुत सी चीजें बदलाव हुई हैं। पहली बार 1 जुलाई से बच्चों को किताबें मिली हैं, यूनिफॉर्म मिली है, और यूनिफॉर्म का भी कलर चेंज किया गया है, यूनिफॉर्म का भी पूरा प्रारूप चेंज किया गया है। जब सरकार ने फिजिकली जाके मुआयना कराया है तो सरकार ने, मेरी बात सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं, मेरी वो पूरी बात सुन लीजिए। जब सरकार ने फिजिकली जाके मुआयना कराया है तो ये पाया है कि मार्च 2017 में जो रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी गई, उतने बच्चे स्कूलों में हैं ही नहीं। स्कूलों में जो बच्चों की तादाद बताई गई थी मार्च 2017 में, वो तादाद बच्चों की स्कूलों में नहीं है। यानी मसला सिर्फ ये नहीं है कि बच्चों की तादाद कम है, बल्कि जो मुफ्त में यूनिफॉर्म मिलनी चाहिए, जो स्कूल की किताबें मिलनी चाहिए, उनको भी कहीं ना कहीं शलभ जी, मैं बहुत सम्मान के साथ कहूंगा, 2,24,000 पद खाली। ये तो मैं मान सकता था कि आज का आंकड़ा आता कि भाई 2 लाख खाली, 1.25 लाख खाली, 1.5 लाख खाली, लेकिन 65,000 सरप्लस, ये गले नहीं उतरेगा। जोही सिंह जी, आज प्रश्न इतना, 2 सवाल आपसे करूंगा। पहला, दिल्ली ने बोला 2.25 लाख मास्टरों के पद खाली, लखनऊ कह रहा 65,000 ज्यादा है। एक, ये मसला क्या है? सूचना का स्रोत दोनों के पास बीएसए का आंकड़ा ही है। बीएसए ही एकमात्र अधिकारी है जो आंकड़ा देगा जावड़ेकर को भी और अनुपमा जायसवाल को भी। एक, और दूसरा, हमारे जितने बच्चे हैं, चाहे वो टीटी हो, बीटीसी हो, बीएड हो, बीपीएड हो, प्रतियोगी परीक्षा हो या शिक्षा मित्र हो, सारे लोगों की आंख में गुस्सा, सारे लोग सड़क पर। इसका समाधान क्यों नहीं? अमिताभ जी, पद रिक्त हैं और एक आयोग में जिसमें शिक्षा का अधिकार लागू करने का उस पर दायित्व है, उसमें मैं काम करती हूँ। जावड़ेकर साहब की रिपोर्ट सही है क्योंकि ये आंकड़ा 2010 से भी चला आ रहा है और उत्तर प्रदेश वास्तव में ये हम लोग के लिए शर्म की बात है कि करीब 18% पद रिक्त हैं हमारे बेसिक शिक्षा में, 15% रिक्त है हमारे सेकेंडरी एजुकेशन में। और अगर हम जाएं तो विशेषज्ञ जो शिक्षक है, जो विशेष पढ़ाते हैं, उनके पद बहुत अधिक तरह से रिक्त है। साथ ही एक डिस्क्रिपेंसी आती है कि हम कंप्यूटर पढ़ाते हैं लेकिन सेकेंडरी एजुकेशन में कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति का कोई प्राविधान नहीं है। शिक्षा मित्र और हमारे सभी युवा साथी जिनकी आंखों में गुस्सा, एक पहल की गई थी कि उनका समायोजन सरकार में हो सके। एक मैं कहूंगी इंटेंशन की ही बात है, किसी सरकार को मैं नहीं ब्लेम करूंगी। सरकारें अपने ऊपर वित्तीय बोझ ना आए इसलिए कॉन्ट्रैक्ट पे कोशिश करते हैं रखने की और नियमित जो नियुक्तियां हैं वो कम करते हैं। आज शिक्षा मित्रों की मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है, हमारे बीटीसी के लोग भी जिनकी कुछ मुझे पता लगा है नियुक्तियां रद्द हुई हैं, तो मुझे आशा है कि मुख्यमंत्री इसको संवेदनशील तरीके से लेंगे। और अगर केंद्र सरकार ये नहीं कह सकती कि हम केवल एडवाइजरी रोल में है, कई रूल्स उनके यहां से भी आते हैं जिसके तहत शिक्षा मित्रों की नियुक्ति होनी है या बीटीसी की नियुक्ति होनी है, उसमें कुछ बदलाव लाएं। कोर्ट का मसला है, एक शिक्षा मित्र जो 30,000 रुपए 2014 से पा रहा था आज अचानक सड़क पे खड़ा है। साथ ही मुख्यमंत्री का एक वायदा जिसपे अधिकारियों को सोचना पड़ेगा क्योंकि बजट में केवल 26,000 शिक्षा मित्रों का प्राविधान है 10,000 रुपया मानदेय देने का, जिनको समायोजित नहीं किया गया था। तो ये पैसा भी राज्य सरकार को लाना है। मुझे लगता है कि इस पे वास्तव में केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को मिलकर काम करना पड़ेगा क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद बिहार है, झारखंड है और गुजरात में भी ये समस्या है। अमिताभ जी, तो शायद अब पूरे देश में उत्तराखंड में भी ये समस्या है, उत्तराखंड में भी ये समस्या है। बिल्कुल ठीक कहा आपने जी, उत्तराखंड में भी समस्या है। राघवेंद्र जी, राघवेंद्र, मैं केशव प्रसाद मौर्य का एक वीडियो सुन रहा था जिसमें उन्होंने कहा था कि बीटीसी और टीटी वाले बच्चों की लड़ाई अब भाजपा की लड़ाई है, भाजपा लड़ेगी। आज एक ऑडियो क्लिप, एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें मंत्री जी कह रही हैं, कुछ बच्चे उनसे मिलने गए, वो कह रही हैं कि ये 12,000 कितने जो हैं बीटीसी वाले, बोले इनकी तो फाइल मेरे पास रखी घर में, वो कैंसिल हो गई इनकी नियुक्तियां। 12,400 तो अनुपमा जी कह रही इनकी तो फाइल है, बस मुझे दस्तखत करना है। और सुनोगे कुछ, बता दिया तुमको। ये मसला क्या है? केशव प्रसाद मौर्य चुनाव से पहले कहते थे ये लड़ाई भाजपा की लड़ाई है, भाजपा लड़ेगी नौजवानों की लड़ाई। अब सर मैं इस पे कुछ बोलना चाहता हूं। सर मैं इस पे मैं सर इस पे कुछ बोलना चाहता हूं। बोलो भैया। जैसा कि मैम ने कहा कि 12,460 भर्ती को हम
जी 12,460 भर्ती का जो रद्द करने का मामला बताया जा रहा है, मैं इसे पूर्णतः गलत कहता हूं, क्योंकि प्रदेश में 2,24,000 शिक्षकों के पद खाली हैं प्राथमिक विद्यालय में, और जहां की अपने उत्तर प्रदेश में जो पदों का निर्धारण है 1,10,376 प्राथमिक विद्यालय हैं और 17,206 एकल विद्यालय हैं। इन 1,10,376 प्राथमिक विद्यालयों में 4,86,182 पद निर्धारित किए गए हैं सहायक अध्यापकों के। अब सर इसमें 1,78,000 लगभग जो प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा मित्रों को समायोजित किया गया था, जिसका अभी ऑर्डर आया है 25 जुलाई को, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माननीय हाई कोर्ट के निस्तारण को सही साबित किया है। इस तरीके से 2.25 लाख से ज़्यादा सीटें हमारे पास खाली हो जाती हैं। अब यहाँ पर 12,460 को रद्द करना हमें उचित नहीं लगता है। यहाँ पर उन बच्चों को जल्द से जल्द नौकरी देनी चाहिए, ताकि वो जाके ग्रामीण समाज के पिछड़े गरीब बच्चों को अपनी सेवा दे सकें और वहाँ पे अच्छे से उनको पढ़ा सकें। और प्राथमिक विद्यालय में सर इतनी ज़्यादा सीटें खाली होने के कारण हम लोगों ने 75,000 बीटीसी टेट पास लोगों ने 75,000 नई भर्ती की भी मांग की है सरकार से। सर आज उसके संबंध में हमारी वार्ता थी विशेष सचिव से, लेकिन उसका कोई भी हमें सही निर्धारण नहीं दिया गया है कि हमारे लिए भर्तियां जनरेट की जाएंगी या नहीं की जाएंगी। जी ठीक है राघवेंद्र, ठीक है। गाजी साहब, अब मुख्यमंत्री से आपकी बात हो गई, अधिकारियों से बात हो गई, अच्छा हुआ शिक्षा मित्रों ने आंदोलन स्थगित किया। अब आगे क्या रास्ता आपके लिए निकल सकता है? कुछ आपने भी सोचा होगा क्या रास्ता हो सकता है, लेकिन रास्ता वही बताइएगा, जिंदाबाद वाला नहीं, नारेबाजी वाला नहीं। वो रास्ता बताइए जो सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा को भी बनाए रखे, क्योंकि कोई सरकार लाख चाहे फिर भी सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा को नहीं लांघ सकती। गाजी भाई, क्या रास्ता हो सकता है? जी, सबसे पहले सभी को ये समझना होगा कि शिक्षा मित्र सन 2001 में माननीय कल्याण सिंह जी के सरकार में शिक्षा मित्र बनाए गए। जब विद्यालय बंद था, शिक्षकों की कमी थी, पैसे का अभाव था, बजट का अभाव था, तो रिक्त पदों पर शिक्षा मित्रों को नियुक्त किया गया था। अब हम 17 साल तक लगातार अनवरत कार्यरत हैं, तो हमारे विषय में सरकार को सोचना चाहिए कि आखिर में हमको किस तरह से पुनः शिक्षक बनाया जाए। हम सुप्रीम कोर्ट के जो भी आदेश है उसका सम्मान करते हुए रास्ता ढूंढने का प्रयास हम भी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार भी कर रही है, और आज माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहे कि रास्ता निश्चित तौर पे ढूंढा जाएगा, और लगभग रास्ता एक विकल्प के तौर पे तैयार भी हो चुका है। हम जहां शिक्षण कार्य कर रहे थे वहां पे कल से सभी शिक्षा मित्र पूरे प्रदेश के 1,70,000 शिक्षा मित्र शिक्षण कार्य करेंगे। और एक टीटी का जो समस्या आया है, अब हम इसको सबको समझने की ज़रूरत है कि 23 अगस्त 2010 को नोटिफिकेशन एनसीटी का जारी हुआ। हम नियुक्त हैं अध्यापक के रूप में, अनटेन टीचर के रूप में 2001 से, जारी हुआ 23 अगस्त 2010 को। हमारे ऊपर पहले कैसे लागू हुआ? गाजी जी, ये अभी विषय नहीं, मैं अभी आज की समस्या पर बात करो, इतना समय नहीं। गाजी भाई, आज क्या समय है? सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रतिबंध लगाया उसका मान रखते हुए एक रास्ता यह हो सकता है, आपको अच्छे मानदेय पर, सम्मानजनक मानदेय पर सरकार बनाए रखे फिलहाल, और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है लगातार 2 भर्तियों में आपको अवसर मिले, यही रास्ता स्वीकार्य है ना? अभी कहीं ऐसा नहीं है कि कहा कि 2 भर्तियों में केवल हो, उस पर सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को पढ़ने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात है कि हम पुनः शिक्षा मित्र पद पे चले जाएंगे, हमको मानदेय तय हो जाएगा, लेकिन सरकार से जो आज हमारा जो बातचीत हुआ है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी से, बेसिक शिक्षा मंत्री से या अपर सचिव माननीय मुख्यमंत्री जी से जो भी बात हुआ है, हमको सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को ध्यान में रखते हुए हमको पुनः उसी सीट पर शिक्षक पद पे हमको आना है। ठीक है, 2-4 महीने और समय लग जाएगा, लेकिन जो रिक्त पद है वो शिक्षा मित्रों के लिए खाली रहेगा। हम सृजित पद पे, रिक्त पदों पे हमारी नियुक्ति हुई है, और मेरा सबसे ज़्यादा अधिकार इसलिए है कि 17 साल से
अल्प मानदेय में 2250 में जो माननीय कल्याण सिंह जी ने ठीक है जो भी योग्यता तय किए थे, ठीक है। अरे रुको भाई रुको, हिमांशु राणा, आप और आपके साथी लोगों ने जो अदालत में लड़ाई लड़ी और अब जो सुप्रीम कोर्ट का एक फाइनल वर्डिक्ट आया, उसके बाद आप और आपके साथी कहां खड़े हैं? सर, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, आरटीई एक्ट जो पारित हुआ है पूरे प्रदेश में 2011 में आया था, अब 2017 आ गया है। उसमें ये कहा था कि जैसे ही ये एक्ट पारित होता है तो 6 महीने के अंदर सभी शिक्षकों की भर्ती हो जानी चाहिए। लेकिन आज मैं ये देख रहा हूं कि आप बता रहे हैं 2.25 लाख पोस्ट एक रिक्त हैं, और अभी देखिए 1,72,000 पोस्ट भी रिक्त माने जाएंगे, तो लगभग 3 लाख से ज्यादा पोस्ट आज के समय में रिक्त हो गए। तो यहां तो उत्तर प्रदेश सरकार को जितने भी योग्य शिक्षक हैं, चाहे वो सेक्शन 23(1) के तहत आते हो, 23(2) के तहत आते हो, सबको लेकर एक प्रतियोगिता करा देनी चाहिए और उन रिक्त पदों पर भर्ती करनी चाहिए। लेकिन यहां तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। केवल यहां यह देखा जा रहा है कि एक पर्टिकुलर एंगेजमेंट को जो है उनका मानदेय फिक्स करके उनसे काम कराया जाए। यहां यह दिक्कत है ना, आरटी एक्ट को नहीं देखा जा रहा है कि शिक्षक पूरे तरीके से रखे जाएं। हिमांशु राणा, आपकी बात ठीक है, आपके रुको भाई गाजी इमाम, आपकी बात ठीक है, लेकिन जो बेसिक प्रश्न मैंने शुरुआत में उठाया था, ये जो भी लोग हैं, चाहे गाजी इमाम हो या कोई और हो, जो भी लोग शिक्षा मित्र के नाम के तहत वहां अनुबंधित हुए स्कूल में, ये अपने आप तो घुस नहीं गए स्कूल में जी। हुकूमत उत्तर प्रदेश ने इनको बनाया जी। नियमों के उल्लंघन हुआ, अगर नियमों की मर्यादा तोड़ी गई तो उसके लिए भी तंत्र ही जिम्मेदार है जी। क्या गाजी इमाम अपने मन से किसी स्कूल में घुस गए? नहीं ना। तो अगर आज ये इधर वाले भी और उधर वाले भी, ये लाखों बच्चे सड़क पर हैं, इनकी जिम्मेदारी तो किसी को लेनी होगी ना। इनके भाग्य के साथ खिलवाड़ कैसे हुआ? तो सर, सुप्रीम कोर्ट ने भी तो यही कहा है ना, इनको फिलहाल इनके शिक्षा मित्र पद पे भेज दिया जाए और इनका जो मानदेय होता है वो फिक्स कर दिया जाए। उसके बाद जितने भी लोग हैं वो टीईटी पास करें या जैसे भी इनको बोला गया है, इनको वेटेज भी देगी गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ये है। तो उसके बाद इनको जो है पर्टिकुलर असिस्टेंट टीचर की पोस्ट पर नियुक्त किया जाए। कहीं आर्डर में कहीं भी मानदेय फिक्स करने की बात नहीं कहा गया है। ये कहा कि यदि राज्य सरकार चाहे तो पुराने पद पर भेज सकता है। सबसे बड़ी बात हम हिमांशु राणा जी से पूछना चाहते हैं कि 31 मार्च 2014 के एनसीटी की नोटिफिकेशन के बाद जब बीएड प्राथमिक शिक्षा में अर्हता नहीं रखते हैं, तो बीएड छात्रों को, बीएड युवकों को इसमें क्यों शामिल किया जा रहा है? 31 मार्च 2014 के नोटिफिकेशन एनसीटी के अनुसार आप अहर है नहीं, अर्हता रखते नहीं। आप तो माध्यमिक में अर्हता रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अभी बता देते हैं उसके लिए। तो अभी आपने देखा होगा 2019 तक जो है बीएड वालों को, टीचर्स को बीएड करने के लिए कहा है पर्टिकुलर उसमें। सुन लीजिए गाजी मैम, उत्तर सुन लीजिए हिमांशु राणा। 2019 तक बीएड करने के लिए कहा है, जो टीचर्स प्राइवेट स्कूल्स में भी हैं। तो ऐसा क्यों कहा गया? बीएड के लिए क्यों कहा गया? बताइए आप। दूसरी बात सर, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा। बात है कि हम सुन लीजिए, हम 2 साल बीटीसी किए हैं। सुन लीजिए, आप 6 महीना विशिष्ट बीटीसी किए हैं, वो भी बिना अनुमति के किए हैं, बिना एनसीटी। देखिए वो सब जो है एनसीटी के यहाँ पे प्रावधान है, ऐसा कुछ नहीं है। एनसीटी ही उसकी कंडीशंस देती है। अब आप तो टीईटी नहीं किए, हम तो टीईटी भी किए थे। व्याप्त भ्रष्टाचार, संजय मोहन जी जेल में हैं। सर वही बात आ रही है, फिर वही पहुंच गए हैं। पुराने मुद्दे उखाड़ने से कोई फायदा नहीं है। 3 लाख से ज्यादा पोस्ट खाली है, 3 लाख से ज्यादा पोस्ट खाली है। गाजी मैम रुकिए, हिमांशु रुकिए, अनुपम कुछ कह रहे हैं। अनुपम सरकार, ठीक है गाजी मैम रुकिए जी। अमिताभ जी, सबसे अहम बात यहां पर यह, गाजी जी जिस तरह की बात रह रहे हैं, हिमांशु जिस तरीके की बात रख रहे हैं, एक बात यहां पर महत्वपूर्ण है कि सरकार ने आश्वासन देकर के, बातचीत करके ये दिखाने की कोशिश कर दी है कि हम शिक्षा मित्रों के साथ खड़े हैं। लेकिन हल क्या है, निष्कर्ष क्या निकला, और कब सरकार इस पर एक्शन लेगी, कब फैसला लेगी, कब तक इंतजार करे शिक्षा मित्र, ये तो आज हर कोई सोच रहा है। बिल्कुल बड़ा सवाल है। शलभ मणि, यही बात सुप्रीम कोर्ट ने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी भाई, उसको ना हम लांघ सकते, ना उत्तर प्रदेश की सरकार, ना केंद्र की सरकार, ना कोई संगठन। अब सुप्रीम
कोर्ट ने जो कहा उसका एक पंक्ति में लब्बो लबाब ये कि आप चाहें तो इन लोगों को पुराने व्यवस्था में बनाए रखिए, सहायक अध्यापक की व्यवस्था में नहीं। अभी यही उत्तर उसका एकमात्र ऑपरेटिव पार्ट मुझे समझ में आया। इसका उल्लंघन अगर हम नहीं कर सकते, यानी हुकूमत इसको लांघ नहीं सकती शलभ भाई, तब फिर रास्ता क्या निकलेगा? ये जो लाखों लोग शिक्षा मित्र हैं, फिर इनके लिए क्या रास्ता निकलेगा? अभी तो चलो ठीक है, 15 दिन बाद टल गई, अच्छा हुआ, लेकिन कोई रास्ता तो देना पड़ेगा ना। अमिताभ जी, यही तो संकट है और उसी संकट का समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। हिमांशु जी की भी आप बात सुन रहे होंगे, गाजी साहब की भी बात सुन रहे होंगे, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आपने देख लिया, शिक्षा मित्रों की जो डिमांड है वो भी आप देख रहे हैं। इन सारी चीज़ों के बीच में क्या रास्ता निकल सकता है, उसी रास्ते के लिए शिक्षा मित्रों से ये निवेदन किया गया है कि वो जिस तरह से आंदोलन कर रहे थे, जिस तरह से कई जगहों पर ताला बंद कर रहे थे, कुछ जगहों पर पठन पाठन नहीं होने दे रहे थे, कुछ जगहों पर रास्ता जाम कर रहे थे, तो उनसे ये अनुरोध किया गया कि देखिए सरकार ने फैसला नहीं लिया है। देखिए सरकार की मंशा में अगर कोई खोट होता तो सरकार तो चुपचाप ये कहती कि भाई हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है, सो सुप्रीम कोर्ट से भी जो हम गए हैं अपनी अपील में वापस ले लेते। अखिलेश जी की सरकार अपील में गई थी, हम कहते कि भाई हम इनके साथ नहीं, हम अपील वापस कर लेते। लेकिन सरकार ने कहा ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को फैसला कर लेने दीजिए, सुप्रीम कोर्ट हम सबसे ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है। और सबसे बड़ी बात यही है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो दूसरी तरफ मानवीय जो चीजें हैं उनको लेकर सरकार के सामने धर्म संकट की स्थिति है और सहानुभूति हमारी शिक्षा मित्रों के साथ भी है, लेकिन साथ में सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है। तो इसी संकट का हल निकालने की कोशिश की जा रही है। शिक्षा मित्रों के साथ मुख्यमंत्री जी अपने बहुत व्यस्ततम कार्यक्रम के बावजूद बैठे हैं। ये इनसे आप पूछिएगा तो ये बताएंगे कि लगातार एक मैराथन बैठक का दौर चला है कि क्या रास्ता निकल सकता है और उसी रास्ते को निकालने की हम कोशिश कर रहे हैं। हिमांशु जी भी यहां पर बैठे हैं, उनकी बात भी आप सुनिए। हिमांशु जी का भी अपना एक पक्ष है। तो एक तरफ वो तबका है जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हिमांशु जी, दूसरी तरफ वो तबका है जिसको गाजी साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तीसरी तरफ माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। इन सारी चीजों के आलोक में हम बीच का रास्ता कैसे निकालेंगे, इसी को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने निवेदन किया था और निश्चित तौर पे शिक्षा मित्रों को इस बात का साधुवाद कि उन्होंने अपना आंदोलन विड्रॉ किया है। यहाँ पर एक ब्रेक के लिए हम चाहेंगे रुकना, शलभ अपनी बात को रख रहे हैं जी, एक ब्रेक यहां पर हम लेंगे और ब्रेक के बाद भी चर्चा को जारी रखेंगे। और साथ ही साथ शलभ मणि ने जिस तरीके की बातों को रखा है, जाहिर तौर पर इन बातों के बाद अब क्या पहलू खड़े होते हैं और सरकार कितना वक्त लेगी, ये भी एक सवाल खड़ा हो रहा है। क्योंकि सरकार ने आज जिस तरीके से बातचीत करके, मुख्यमंत्री ने बातचीत करके हल निकालने की बात कही है, लेकिन हल क्या इतनी जल्दी निकल पाएगा, इस पर भी हम बात करेंगे और साथ ही साथ तमाम विषयों को और उठाएंगे। फिलहाल रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद महाबहस में आपका स्वागत है। लगातार हमारे साथ चर्चा में मेहमान जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। जिसके घर में अनाज नहीं होता है, खाने को पैसे नहीं होते हैं और अनाज के साथ साथ रहन सहन के लिए भी पैसे नहीं होते हैं, उसका दर्द वही समझ सकता है। और जिस तरीके की स्थितियां उत्पन्न होती हैं उस घर में, उस दर्द को सरकारें जब तक समझती हैं तब तक सब कुछ निपट चुका होता है। अमिताभ जी, ये लोग पथ पे चलने वाले हैं, आस लगाकर बैठे हैं कि सरकार कुछ करेगी, लेकिन इस देश के युवा वर्ग की अगर बात करें, सरकारें आती हैं, बदलती रहती हैं और जो जख्म देके जाती हैं उससे उबरना इतना आसान नहीं होता है। ऐसे में आज जिस तरीके के जख्म उस वक्त में दिए गए जब इनको भर्ती किया गया और उसके बाद इनको अब सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, क्या ये जख्म इतनी जल्दी भर पाएंगे? नहीं, देखिए जख्म आज के नहीं, चाहे इधर वालों को देख लो चाहे उधर वालों को देख लो, 15-17 साल से ये भी झूल रहे हैं और ये 6 साल से 7 साल से ये बीटीसी वाले, बीएड वाले, टीटी वाले, ये बच्चे भी सब आधार में लटके हुए हैं। जिम्मेदार कौन है? क्या सरकार जिम्मेदार है? सिस्टम जिम्मेदार है? किसकी जिम्मेदारी तय करेंगे? इन्होंने भी अपने मोतियाबिंद का ऑपरेशन टाला, इनके पिता ने भी खेत गिरवी रख के पढ़ाया। अच्छा भाले जोही सिंह जी, ये सरकारें तथार्थवाद पर अपने तात्कालिक सुविधा के लिए ऐसे निर्णय जानबूझकर क्यों करती हैं? ये समस्या आज की नहीं, ये पिछले 15-20 साल का उत्तर प्रदेश का जो सिस्टम खराब है उसकी देन है, जो आज सड़क पर है। ऐसे फैसले क्यों करती हैं जिनको वो जानती हैं कि ये फैसले अदालतों में टिकेंगे नहीं? अमिताभ जी, सभी सरकारें, चाहे वो केंद्र सरकार हो, क्योंकि ये समस्या उत्तर प्रदेश से बाहर भी है,
तो केवल तात्कालिक रूप से अपने फायदे के लिए सरकारें नहीं करती है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं एक सामंजस्य की, एक सहभागिता की कमी रही है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में। और जैसा कि आपने बताया कि सभी वर्ग, शिक्षा मित्र हो, बीटीसी हो, बीएड हो, अगर एक बहुत बड़ा पक्ष है कि कई सालों से इन्होंने अपनी सेवाएं शिक्षा के लिए दी हैं और दूर दराज क्षेत्रों में दी हैं, तो मुझे लगता है कि अगर मुख्यमंत्री से वार्ता हुई है, एक बार पक्ष फिर सुप्रीम कोर्ट में सही तरह से रखा जाए और नियमित नियुक्तियों की प्रक्रिया बनाई जाए, क्योंकि जगहें हैं, जगह बहुत सारी रिक्त है। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में जगह रिक्त नहीं है, और ये बहुत ही हमारे लिए आवश्यक है। अध्यापक, सबसे आवश्यक है कि अध्यापक और सही अध्यापक हमारे विद्यालयों में जाएं, तो उनकी नियुक्ति के लिए जगह है, तो नियमित रूप से इनकी नियुक्तियां की जाएं। और अगर सहायक शिक्षक पे एक पहले आपकी नियुक्ति हुई थी, तो उस पर वापस ले जाने के लिए क्या रास्ता है, ये सुप्रीम कोर्ट के सामने जरूर निकलेगा। और मुझे लगता है कि सरकार इस पर प्रतिबद्ध है। 2014 में समाजवादी पार्टी की भी सरकार इस पर प्रतिबद्ध थी। शिक्षक और सभी शिक्षक, मतलब जूही जी, सरकारों की प्रतिबद्धता तो मैंने बहुत देखी। जूही जी, मैंने सरकारों की प्रतिबद्धता बहुत करीब से देखी है। अभी समय नहीं है, नहीं तो फिर मैं सरकारों की प्रतिबद्धता पर एक आईना जरूर दिखाता। मैंने करीब से देखी है। केवल मसला यही नहीं है टीईटी और शिक्षा मित्र का ही, ये बीपीएड वाले, शारीरिक शिक्षा वाले 1.5 लाख लोग घूम रहे हैं। इन्होंने कौन सा पाप किया? सब सरकारें रह ली, बहन जी भी रह ली है, भैया जी भी रह लिए, योगी जी की सरकार भी है। क्या हुआ? वो किस दोष का दंड पा रहे हैं बच्चे? कंप्यूटर वाले से हजारों छात्र के सड़क पर घूम रहे हैं, लखनऊ में लक्ष्मण मेला मैदान में धरना देते हैं आकर। उन्होंने तो कोई गलती नहीं की। अमिताभ जी, उनका कोई मसला सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं लंबित था। नहीं, उन्होंने कोई गलती नहीं की। ना कोई सुप्रीम कोर्ट में मसला था, ना हाई कोर्ट में मसला था, ना कोई संविधान में संशोधन करना था। जी, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में अमिताभ जी, आपको पता है 16 महीने से चेयरमैन नहीं, 16 महीने से अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में चेयरमैन ही नहीं। क्या ये जरूरी नहीं है कि चेयरमैन हो, वहां भर्ती शुरू हो? जूही जी, 16 महीने से अधीनस्थ सेवा अमिताभ जी, कंप्यूटर की शिक्षक, जी मैं सुन रही हूं, मैंने जी अमिताभ जी, कंप्यूटर की शिक्षकों की बात आपने की। कंप्यूटर की शिक्षकों की गाइडलाइंस, उनकी नियुक्ति का जहां सेकेंडरी शिक्षा विद्यालयों में है, उनका कोई प्राविधान नहीं है, उसको बदलना होगा और ये केंद्र सरकार से ही आएगा। अब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में अगर कोई नियुक्ति नहीं है, तो शायद केंद्र से आए, राज्य से आए, म्युनिसिपैलिटी से आए, जिससे की नियुक्ति हो। नौजवान को नौकरी से मतलब है जूही जी। तो अमिताभ जी, इसके लिए तो सामंजस्य प्रधानी से आएगा या पार्लियामेंट से आएगा, ये आप लोग तय करो। बिल्कुल आएगा। मैं यहाँ पे नहीं, हम लोग केवल थोड़ी तय करेंगे, सब लोग बैठकर एक सामंजस्य के तौर पे तय करेंगे। ये आज का मसला नहीं है, 2010 से और बहुत पहले से चल रहा है। मैं बार बार कह रही हूँ कि नियमित नियुक्तियां होना आवश्यक है, क्योंकि राज्य सरकारें जरूर इस बात से भागती हैं कि हम ये वित्तीय बोझ नहीं लेना चाहते। हमारे लिए ये आसान है कि हम मानदेय पर कॉन्ट्रैक्ट पे किसी को रख लें, क्योंकि एक आईना ये होता है कि मानदेय वालों को हम जब चाहे हटा सकते हैं। नियमित नियुक्तियां, जैसे कि 2014 में आपका समायोजन किया गया सहायक पद पर, उस तरह की मानदेय वाले में और भी तरह के खेल हो जाते हैं, वो भी एक समस्या है। ठीक है जी। शलभ मणि जी, एक सवाल मेरे जहन में आया जो बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि ये सवाल जरूर पूछिएगा अमिताभ जी। कुछ भर्तियां ऐसी थी जिनमें नियुक्ति ही मिलनी शेष थी, सारी प्रक्रियाएं हो गई थी, वो समीक्षा के नाम पर रोकी गई। 4 महीने हो गए, समीक्षा में क्या हुआ ये तो पता नहीं लगा। आज ये जरूर सुनवाई हो गई, ये सुनने में आ गया कि जी इनको सबको कैंसिल करना है। जो बिल्कुल नियुक्ति पत्र पाने के कगार पर खड़ी थी, जो नियुक्तियां 12,000 कितनी 460 460, देखिए वो भी अबाउट टू स्क्वायर वन हो गई।
देखिए अमिताभ जी, क्या हम लोग रोजगार अमिताभ जी, इसको अगर सरप्लस पूरी स्टेट है भर्तियों के क्या? हिसाब से अगर आप देखेंगे, नहीं, अगर आप भर्तियों के लिहाज से देखेंगे तो सिर्फ शिक्षक भर्ती की बात नहीं, आप पूरी भर्तियों की बात कर रहे हो। पूरी भर्तियों की बात भी करनी चाहिए। आपको ये पता है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों को लेकर सवाल खड़े हुए थे और ये कहा भी गया था और तमाम बच्चे कोर्ट में गए थे। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बल्कि कोर्ट ने वहां के चेयरमैन को हटाया था। अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का आप खुद जिक्र कर रहे हैं कि अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की भर्तियों को लेकर भी तमाम तरह के विवाद हुए थे। तो ये कहा गया था शुरू में ही कि ये जो भर्तियां हुई हैं उन भर्तियों को लेकर क्योंकि विवाद है लिहाजा उनकी समीक्षा की जाएगी और तमाम विभागों में आप पता करेंगे तो तमाम विभागों में नियुक्ति पत्र बांटे भी जा रहे हैं। कुछ जगहों पर जहां शिकायतें थी, जिन शिकायतों को लेकर आधार मिला है, उन आधार को लेकर कुछ जगहों पर भर्तियां अभी भी रुकी पड़ी हैं। जहां तक बीटीसी और टीईटी पास जो बच्चे हैं उनको लेकर भी पूरी सहानुभूति है सरकार की। देखिए 4 महीने का वक्त हुआ है और निश्चित तौर पे हम ये कोशिश कर रहे हैं कि चीजों को पटरी पर लाया जाए। अभी आपने कहा कि अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में कोई चेयरमैन नहीं है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पहली बार उत्तर प्रदेश में अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के चेयरमैन के लिए बीटीसी वालों को भगा दिया, आपने 12,460 वालों को 75,000 की मांग बकायदे वैकेंसी निकाली गई है। नहीं देखिए सबकी बातचीत चल रही है, ऐसा नहीं किसी को भगाने की बात नहीं है, बातचीत चल रही है, रास्ता निकालने की कोशिश चल रही है। बीटीसी की काउंसलिंग हो चुकी है, बातचीत। अब आप उस विज्ञापन को दबाने की बात कर रहे हैं अब, क्योंकि वो अखिलेश राज में था। आप उस विज्ञापन को दबाने की बात कर रहे हैं। राज की तमाम भर्तियों को 3 लाख से ज्यादा क्लियर किया गया, आप पता कर लीजिए। तमाम जगहों पे भर्तियों में बच्चों को इनको भी मौका दीजिए। तो आप रिक्रूटमेंट करने के प्रक्रिया स्टार्ट क्यों नहीं करते हैं? भाई देखिए ऐसा ना, अभी आप देख रहे हैं कि अमिताभ जी यही विषय लेके बैठे हुए हैं। आप कह रहे हैं कि हम रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया प्रारंभ कर दें। यहाँ शिक्षा मित्र आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ पर मानवीय स्तर पर भी बात हो रही है। तो निश्चित तौर पर अरे भाई तो एक तो आप अमिताभ जी बैठे हैं, अमिताभ जी से ऐलान करवा दीजिए कि आपकी भर्ती शुरू करा दीजिए, शुरू करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है कि सिर्फ हम इनके साथ खड़े हैं, आपके साथ खड़े, तो ऐसा नहीं है। देखिए शिक्षा मित्रों को लेकर जो फैसला आया है सरकार ने, उसमें यह कहा है कि निश्चित तौर पे उस फैसले का हमने मूल्यांकन किया है, कानूनी पहलू के हिसाब से देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी हमारे लिए सर्वोपरि है। लेकिन यहीं पर आपके साथी गाजी साहब भी बैठे हैं, ये लोग आंदोलन कर रहे थे। आज सरकार ने उनसे रिक्वेस्ट किया आंदोलन खत्म कीजिए, बातचीत करिए, देखते हैं क्या हो सकता है। अभी कोई ऐसा नहीं कि रास्ता निकल गया है, पर रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है जिसमें सभी का भला हो सके। आपको लेकर भी सहानुभूति है, इनको लेकर भी जिस तरीके से ये परेशान है, ये कह रहे हैं कि हम 15 साल से नौकरी कर रहे हैं, 15 साल से नौकरी करने के बाद हम सड़क पे कैसे चले आए। तो मैंने कहा तो एक तरफ राघवेंद्र एक छोटी सी टिप्पणी सर, क्या होना चाहिए, एक छोटी सी टिप्पणी, क्या करना चाहिए हमारी सरकार को? सर राघवेंद्र प्रताप छोटी सी टिप्पणी, समय कम है मेरे पास। सर छोटी सी टिप्पणी यही है कि जी सर, मौजूदा समय में छोटी सी टिप्पणी यही है कि प्रदेश सरकार ने सभी भर्तियों पर हमारे लिए रोक लगा रखी है और इन्हें जल्द से जल्द भर्तियां शुरू करनी चाहिए। सर मौजूदा समय में लगभग 75,000 बीटीसी टेट पास योग्य युवा हैं और 3 लाख सीटों पर उनका दावा है। बीएड वाले इस पर कभी दावा नहीं कर सकते, एनसीटी ने गाइडलाइन में उनको बाहर कर दिया है। शिक्षा मित्रों की पूरी पोस्ट हमारी है, हमारे आने वाले जितने भी बैच हैं सर उनकी टोटल संख्या मिला के सर लगभग 1.5 लाख और हो जाएगी। हम लोग 2.5 लाख के करीब पहुंच रहे हैं। इतना ज्यादा प्रशिक्षण कराने के बाद इतनी ज्यादा सीटें खाली हैं, ठीक है दोस्त, हमें देना चाहिए। इसके लिए सरकार को वही सवाल, जी सर, क्या चाहते हैं सरकार, क्या करे? शिक्षा मित्र 17 साल से प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा रहे थे और यह केवल एक टीटी का बेस बना करके अगर इनको बाहर किया जाए, स्नातक अरे भाई आप मैं क्या पूछ रहा हूं, आप क्या, ये किस्सा मुझे पता है गाजी इमाम, सिर्फ वो बताइए क्या चाहते हैं सरकार से, क्या करना चाहिए सरकार को? हम लोगों हम पुनः सरकार से आज अपने माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज मुख्यमंत्री जी से आज निवेदन किया गया है, शिक्षा मंत्री जी से निवेदन किया गया है कि पुनः हमको शिक्षक पद पे लाना है, उस पद पे लाना है। उसको व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के व्यवस्था आर्डर को ध्यान में रखते हुए हमको एक ऐसे व्यवस्था को बनाना है कि पुनः हम शिक्षक पद प्राप्त कर लें। और उस व्यवस्था को बनाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने आज पूर्णतः आश्वस्त किया है कि उस व्यवस्था को हम बनाएंगे। हमें थोड़ा समय मिल जाए,
तो हम लोगों ने अपने स्ट्राइक को, जो हड़ताल था या हमारा जो धरना प्रदर्शन था, उसको 15 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि बिना समय, बिना बैठे किसी समस्या का हल नहीं हो सकता है। उस समस्या के हल के लिए आज हम लोगों ने अपने आंदोलन को वापस किया और माननीय मुख्यमंत्री जी, बेसिया मंत्री जी ने अनुरोध किया कि अपने जिस पद पे जो थे उस पद पे जा करके उस विद्यालय में शिक्षण कार्य करें, बच्चों की व्यवस्था को देखें, शिक्षण व्यवस्था को देखें। संगठन ने आह्वान किया है कि सभी शिक्षा में, ये अच्छा है, आंदोलन की जरूरत नहीं है, समाधान की जरूरत है। गाजी इमाम, अब सड़क पर आंदोलन की जरूरत नहीं है, फाइल पर समाधान खोजने की जरूरत है। हिमांशु राणा, क्या करना चाहिए सरकार को, क्या चाहते हैं सरकार से? पुराना किस्सा नहीं, धाराएं मत बताइएगा कि टीईटी में ये हुआ, एनसीटी में ये हुआ, ये बताइए क्या चाहते हैं सरकार, क्या करे? सर ठीक है, जितने टीईटी पास बीटीसी वाले, सबसे पहले तो उनको नियुक्ति दी जाए, उसके बाद जो बचता है उसका एक ओपन मेरिट कंपटीशन करा लिया जाए ना, नए सिरे से तो यही हो सकता है। बाकी कोर्ट कार्रवाई क्या चल रही है वो तो सब बात की बात है। हिमांशु सर बीएड उसमें नहीं आएगा, हिमांशु सर बीएड हमारे साथ नहीं आ सकता है, बीएड को बाहर कर चुका है। 31 मार्च 2010 बीएड आपके साथ नहीं आ सकता सर, 72,825 की भी प्रक्रिया हुई है, वो भी 6 साल आप कोर्ट में ही थे। ये बताइए, शिक्षा मित्रों के विरुद्ध लड़ने वाले तो वही थे। 72,000 आपके जो 1.5 लाख की बात कर रहे हैं वो तो ये पद भर दिए थे, 1,72,000 से। ये बताइए, इन्होंने भरा नहीं था? हिमांशु जी, तब तो कोई नहीं खड़ा हुआ। 72,000 ये बताइए, केशव प्रसाद मौर्य जी केवल बीटीसी वालों के लिए नहीं, बीएड वालों के लिए भी बोले। 72 उसमें व्यापक धांधली हुई थी सर, आप यही बोलेंगे? तक अप्लाई नहीं किए हैं, विज्ञापन नहीं है, फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं, हो गए टीचर बन गए। ये तो क्या व्यवस्था किया जाए, बिना फॉर्म अप्लाई किए टीचर बन गए। ऐसे लोगों को मैं 1,000 लोगों को मैं प्रमाण दे सकता हूं। आगे आपकी बात, आगे बिना रिक्रूटमेंट के, बिना विज्ञापन के, बिना ठीक है गाजी इमाम, आगे बात। अनुपम, अमिताभ जी, जिस तरीके से तमाम लोग, गाजी जी अपनी बात करें, हिमांशु अपनी बात करें, सवाल यहाँ पर ये है कि क्या सरकार को, अनुपम जिस तरीके से अमिताभ जी ये सब लोग अपनी बात रख रहे हैं, सवाल यहां पर ये खड़ा होता है, क्या एक युवा तमाम डिग्रियों को हासिल करने के बाद, तमाम कोर्सेज को करने के बाद ये सोचता है कि मैं सड़कों पर आकर आंदोलन करूंगा या फिर मुझे नौकरी नहीं मिलेगी और मुझे इतना स्ट्रगल करना पड़ेगा? क्या कहेंगे आप तमाम लोगों की बात के बाद और शलभ जी की बात के बाद? ये लगता है कि इस मसले का हल जल्द निकलेगा? क्या संपादकीय टिप्पणी आप कहेंगे इस मसले पर? शिक्षा मित्र ने भ्रष्टाचार नहीं किया है। गाजी जी, अमिताभ जी को गाजी जी आगे, धन्यवाद। मुझे नहीं लगता कि इतनी सरलता से ये मसला सुलझेगा, और मसला एक नहीं है, ये अंतर्जाल है मसलों का। उंगली पर गिनिए समस्या कहां है। केवल बेसिक और जूनियर कोई ले लीजिए, माध्यमिक और उसके ऊपर छोड़ दीजिए अभी इन्हीं में। और ये बात कौन नहीं जानता? क्या शलभ मणि नहीं जानते? क्या जूही सिंह नहीं जानते कि जो सर्वाधिक बदनाम विभाग रहे हैं सरकारों के, उनमें बेसिक शिक्षा एक प्रमुख विभाग रहा है? क्या आप जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को लेकर जिले जिले समस्याएं नहीं आती रही, चर्चाएं नहीं उठती रही, कोई सरकार रही हो? इतना अस्त व्यस्त कर दिया पूरा तंत्र, समझ ही नहीं आ रहा कि कौन सा सिरा पकड़े और कहां से रास्ता निकलेगा। जो मिलने चला जाए उसी से कहो हाँ ठीक है कोई कुछ करेंगे। आकाश से समाधान नहीं आते, समाधान नियमों के दायरे के भीतर ही आएंगे। और सबसे बड़ी बात, वो सरकारें बराबर दोषी होती हैं जो कानून की मर्यादा को अनदेखी करके कोई रास्ता तात्कालिकता के आधार पर निकाल देती हैं, और बाद में जब कानून की देहरी पर मसला जाता है और रिजेक्ट हो जाता है तो वो तमाम नौजवान छले जाते हैं, सदमे की स्थिति में आ जाते हैं। और केवल मसला यही नहीं अदालतों का, मैंने यहां कुछ और मसले भी उठाए। शारीरिक शिक्षा वाला मसला उठाया, उनके बच्चे क्यों सफर कर रहे हैं, कंप्यूटर वाले बच्चों का मसला उठाया, वो अध्यापक क्यों नहीं नियुक्ति पाए। इसका मतलब है कि व्यवस्था में भारी बदलाव की जरूरत है। तंत्र में ये कौन लोग हैं? ये बड़े घरों के बच्चे नहीं हैं। मैंने शुरुआत में कहा था, मैं ऐसे लोगों से मिला हूं, चाहे शिक्षा मित्र हो, चाहे टीटी वाले बच्चे हो,
बीटीसी वाले हो, इनके परिवारों ने अपनी जमीन गिरवी रख दी, अपना बैल बेचा, अपना इलाज टाला कि बेटा कमाएगा तो एक रास्ता खुलेगा भविष्य का। आज ला के सड़क पर खड़ा कर दिया। सारी सरकारें इसमें दोषी हैं। इस तरफ से उस तरफ तक सब शरीके जुर्म हैं। आदमी या तो रिहा है या जमानत पर फरार। कोई एक सरकार दोषी नहीं। ये तो बीमारी लंबे समय से चली आ रही है। और सबसे हैरानी की बात यह देखिए कि तंत्र कैसे काम करता है। दो सरकारें, एक सरकार देश चलाती है, एक प्रदेश वाली सरकार कह रही कि 65,000 ज्यादा हैं अध्यापक, और देश चलाने वाली सरकार कह रही ना ना ना, तुम्हारे यहां 2.25 लाख कम हैं अध्यापक। बताइए, इतना परफेक्ट उदाहरण तंत्र के संचालन का और कोई हो सकता है क्या? किसी भी बुद्धिमान आदमी के, तर्कशील आदमी के दिमाग में यह बात उतरेगी कि 31 मार्च 2017 को 2,24,000 अध्यापक कम थे और 1 अगस्त को 2017 को 65,000 ज्यादा हो गए। किसी के गले उतरेगी क्या ये बात? लेकिन चल रहा है। यहां से संकट पैदा होता है। ऐसी विसंगतियां जब बाबू पैदा कर देते हैं, क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व को तो हाथ में कागज मिलता है, जो कागज बाबू रख देता है वही कागज वो पढ़ते हैं। और एक बात मैं शलभ जी से कहूंगा, जो कुछ जांच की प्रक्रिया करनी है जल्दी करिए। जो बेरोजगार है और जो पात्र है, जो उस व्यवस्था को पार कर चुका है इम्तिहानों की, उसको अनावश्यक प्रतीक्षा क्यों कराएं हम? जिस तरह की जांच करनी है, ठोक पीट करनी है, जल्दी कर लीजिए मित्र। 4 महीने हो गए। ये समीक्षा और जांच लंबी नहीं चलनी चाहिए। उनके परिवारों से पूछिए, उन बच्चों से पूछिए, उनकी अधीरता का अनुमान लगाइए। जो भी समीक्षा, जांच, पड़ताल, सीबीआई, आईबी जो करना है, एक समयबद्ध सीमा तय करिए, ताकि यह तय हो जाए कि भाई जितने तरह की नियुक्तियां, भर्तियां आपने रोकी हैं, वो इस तारीख तक हम सब क्लियर कर देंगे। या तो इस पार या उस पार ये अधर में मत लटकाइए, अधर में मत लटकाइए लाखों लाख बच्चों को। और अंत में एक बात शिक्षा मित्रों से कहूंगा, आपके साथ मानवीय संवेदना से हर कोई खड़ा होना भी चाहिए। मुख्यमंत्री भी चाहते हैं समाधान निकले, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, आक्रोश में ऐसा कोई कदम नहीं उठाइए जिससे जनहानि हो, जिससे जीवन हानि हो, जिससे मर्यादा टूटे, जिससे परिवार पर संकट और घनीभूत हो जाए। यह वक्त गुजरेगा, फिर सूर्योदय होगा, लेकिन ऐसा कोई कदम मत उठाइए। मैं नाना प्रकार के चीजें देखता हूं कि किसी ने ये ऐलान कर दिया, किसी ने वो ऐलान कर दिया। ये सब चीजें ठीक नहीं। रास्ता निकलेगा, हम आप सब मिलकर रास्ता निकालेंगे। सरकार को भी शामिल करिए, समाज का दबाव भी रहेगा, लेकिन सुरक्षित रहिए। आप सुरक्षित रहेंगे तो रास्ता भी आपके काम आएगा। ऐसा कदम उत्तेजना में कुछ नहीं होना चाहिए, चाहे जितने भी बेरोजगार छात्र साथी। और एक बात बस सरकार से अंतिम बात यही कहूंगा, मैं चाहूंगा शलभ जी इस बात को पहुंचाएं वहां तक जहां पहुंचना चाहिए। समीक्षा, जांच पड़ताल के नाम पर महीना 2 महीना और ले लीजिए मित्र, लेकिन ये तय करवाइए, सार्वजनिक घोषणा कराइए कि इस सरकार को शपथ ग्रहण से 6 महीने जिस दिन होंगे, उस दिन सारी समीक्षा, जांच पड़ताल प्रक्रिया पूरी करके फाटक खोल देंगे। ये होना चाहिए, ये आवश्यक है, और लोकतंत्र में ये वांछित भी है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अमिताभ जी जिस तरीके से चीजों को रख रहे थे, अब यहां पर अब हल निकलना चाहिए, और जाहिर तौर पर जिस तरीके की स्थितियां हैं, जिस तरीके की बातें हैं, ऐसे में शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा मित्रों की समस्याएं, तमाम मसलों पर सूरत बदलनी चाहिए। महाबहस में आज बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।